मूल ग्रंथों के विषय। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस साहित्य की रचना की उसकी मूल प्रेरणा तो एक ही है, पर विभिन्न रचनाओं के विषय अलग अलग हैं। जिन ग्रंथों का यहाँ विवरण प्रस्तुत है वे हैं कास्ट इन इंडिया 1917, स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज 1917, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी 1923, इवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1925, इनहेलेशन ऑफ कास्ट 1936, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1940, मिस्टर गांधी एंड द एमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स 1943, राणा डे गांधी एंड जिन्ना 1943, थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1945, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945, हु वर द शूद्रास 1946, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज 1947, द अनटचेबल्स 1948, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955 और बुद्ध एंड हिज धम्मा 1957। कास्ट इन इंडिया नामक लेख डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर गोल्डन विजर की एंथ्रोपोलॉजी सेमिनार के समक्ष मई 1916 में पढ़ा था, जो सन 1917 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इसके अंतर्गत भारत में जातियों की उत्पत्ति, गठन एवं विकास पर प्रकाश डाला गया। डॉक्टर साहब ने यह बतलाया है कि जातियों का मूलाधार संगोत्र या सजातीय विवाह पद्धति है। उनकी दृष्टि में जाति एक ऐसा परिबद्ध वर्ग है जो अपने तक सीमित रहता है। मनु के पूर्व भी जातियां विद्यमान थीं। मनु ने तो उस समय विद्यमान जातियों के संबंधों को कानूनी रूप प्रदान किया, जातिगत नियमों को उसने कठोर बनाया। डॉक्टर साहब ने कहा कि एक वचन में जाति की सत्ता अवास्तविक है, जातियां केवल बहुवचन में ही विद्यमान होती हैं। मनु ने जातियों को धार्मिक आधार प्रदान किया, अर्थात अपने समूह या वर्ग के बाहर विवाह करना ईश्वर इच्छा का उल्लंघन है, महापाप है। जाति नियमों को तोड़ने वाले को कड़े दंड निर्धारित किए गए। यह इसलिए किया गया कि कोई सजातीय विवाह परंपरा का उल्लंघन न करे और अपने समूह के अंतर्गत ही रहे। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से यह बड़ा ही कठिन लगता है कि सजातीय विवाह प्रवृत्तियों को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया जाए। हिंदू समाज व्यवस्था में जाति नियमों के उल्लंघनकर्ता को किसी प्रकार की छूट नहीं थी। यदि कोई उन शास्त्रों का विरोध करता है जिसमें जाति प्रथा का समर्थन है तो उसे दंड भोगना ही पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए निर्धारित दंड जाति बहिष्कार होता है, अर्थात उसे मूल जाति बिरादरी से निष्कासित कर दिया जाता है। ऐसे ही व्यक्तियों ने मूल जाति के अंतर्गत अपने अलग समूह बना लिए। वस्तुतः ऐसा हुआ और अब भी होता है, लेकिन ऐसे अलग समूह का मूल जाति के साथ कोई संपर्क नहीं रखा जाता था। फलतः ये समूह स्थायी बन जाते थे, जो विभिन्न जातियों के रूप में विकसित हो जाते थे। संक्षेप में, सजातीय विवाह के नियम का जितना ही उल्लंघन हुआ, उतने ही नए परिबद्ध समूह की उत्पत्ति एवं विकास हुआ। कालांतर में इन प्रतिबंध समूहों में भी विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप हिंदू समाज में जातियों का स्थायी विकास होने लगा। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति जनसंख्या में एक ऐसा बनावटी पृथक कारण है जो निश्चित एवं सीमित इकाइयों में फैल जाती है और प्रत्येक इकाई एक दूसरे से सजातीय विवाह के नियम के अंतर्गत पृथक बने रहना ठीक समझती है, अर्थात जातियों में पारस्परिक वैवाहिक संपर्क नहीं रह पाता। डॉक्टर अंबेडकर की सन 1927 में एक और छोटी सी विचार उत्तेजक पुस्तक स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज प्रकाशित हुई। उस समय इस विषय पर विशेषज्ञों द्वारा बड़ी चर्चा चल रही थी। उनका यह विचार था कि जब तक छोटी और बिखरी हुई जोतने योग्य भूमि का विस्तार एवं चकबंदी नहीं होगी, तब तक भारत में कृषि सुधार में प्रगति नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर साहब ने इन विशेषज्ञों की आलोचना करते हुए अपनी पुस्तक में यह लिखा है, यह किसी चुनौती के भय के बिना कहा जा सकता है कि औद्योगिकरण छोटी छोटी जोतों के विस्तार को बढ़ावा देगा और उनके विस्तार को भी संभव बनाएगा। हालांकि यह हो सकता है कि उससे चकबंदी न आ पाए। यह एक विवादहीन तथ्य है कि जब तक भूमि पर अधिशुल्क लगा रहेगा, तब तक चकबंदी आना आसान नहीं हो पाएगी। अतः चकबंदी करने के पूर्व समस्त भारत में औद्योगिकरण होना चाहिए। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने कृषि सुधार को औद्योगिकरण के साथ जोड़ा, ताकि ग्रामीण एवं शहरी प्रगति में एक प्रकार का संपर्क बना रहे और वास्तव में दोनों ही कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के पूरक क्षेत्र हैं। डॉक्टर साहब ने जो बात सन 1917 में कही, उसे भारत सरकार तथा देश विदेश के विशेषज्ञों ने सन 1950 के पश्चात स्वीकार किया और यह महसूस किया कि भारत की आर्थिक प्रगति के लिए न केवल कृषि सुधार बल्कि साथ ही समूचे भारत में औद्योगिकरण की भी परम आवश्यकता है। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी डॉक्टर अंबेडकर का वह शोध प्रबंधन है
जिसे उन्होंने अक्टूबर 1922 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में डॉक्टर ऑफ साइंस DSc के लिए प्रस्तुत किया था। यही थीसिस दिसंबर 1923 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। डॉक्टर साहब ने इस ग्रंथ को अपने पूज्य माता पिता की पुण्य स्मृति में सादर समर्पित किया। उनके ही शिक्षक प्रोफेसर एडविन कैनन ने उसकी भूमिका लिखी। हालांकि वह कई बातों से सहमत नहीं थे, पर डॉक्टर साहब के विचारों एवं दृष्टियों में सन्निहित ताजगी एवं उत्तेजना की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने यह स्पष्ट रूप से विश्लेषित किया कि मुद्रा समस्या के अंतिम निर्णय में किस प्रकार ब्रिटिश शासकों ने भारतीय रुपए की कीमत को पाउंड के साथ जोड़कर अपने अधिकतम लाभ का मार्ग चुना। उनकी इस हेराफेरी ने ही सभी भारतीय लोगों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों में ढकेल दिया, क्योंकि भारतीय धन का ब्रिटिश खजाने की ओर निरंतर बहाव हो गया। कई ढंगों से यहाँ का धन ब्रिटिश सरकार तथा जनता के लाभ में ही जाने लगा। फलतः यहाँ के लोगों पर निर्धनता को लाद दिया गया। इस तथ्य के उद्घाटन से आर्थिक जगत में तहलका मच गया। लेकिन इस तथ्यात्मक विश्लेषण से डॉक्टर अंबेडकर के ब्रिटिश परीक्षक बड़े नाराज हुए। फलतः उन्हें अपने शोध प्रबंधन में कुछ परिवर्तन करने के आदेश मिले, जो उन्हें करने पड़े। तत्पश्चात ही उन्हें उस पर DSc की डिग्री प्रदान की गई। उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी सन 1956 में पुनः हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड ब्रेकिंग भाग 1 नाम से प्रकाशित हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक शोध प्रबंध नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिक स्टडी प्रस्तुत किया, जिस पर उन्हें सन 1916 में PhD की डिग्री प्रदान की गई। यही शोध प्रबंध 1925 में एक नए शीर्षक द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत प्रकाशित हुआ। डॉक्टर साहब ने इस पुस्तक को श्री सयाजी राय गायकवाड़ महाराजा बड़ौदा को सादर समर्पित किया, क्योंकि महाराजा ने उनकी शिक्षा दीक्षा में सराहनीय योगदान किया था। इस ग्रंथ की भूमिका उनके शिक्षक प्रोफेसर एडविन R.A. सेलिगमैन ने लिखी, जिन्होंने अंबेडकर द्वारा पब्लिक फाइनेंस की उत्तम व्याख्या के लिए उनकी बड़ी प्रशंसा की। पब्लिक फाइनेंस में डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े विशेषज्ञ सिद्ध हुए। अपनी इस पुस्तक में अंबेडकर ने साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत सन 1833 के एक्ट से आगे के वित्त प्रबंधों के विकास का इतिहास प्रस्तुत किया है। बजट पर कुछ अध्यायों में प्रतियों वित्तीय स्थिति के स्वरूप एक विस्तार का विवरण प्रस्तुत है, जो शिक्षात्मक एवं प्रदर्शनात्मक पहलुओं पर आधारित थे। 10, 11 एवं 12वें अध्यायों में डॉक्टर साहब ने बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या दी और अपने लेखक व्यक्तित्व को देशभक्ति से जोड़ दिया। निर्भय होकर उन्होंने ब्रिटिश नौकरशाही का बुरी तरह भांडाफोड़ किया, साम्राज्यवादी व्यवस्था के लक्ष्यों एवं इरादों की निंदा की और अपने देश में सक्रिय प्रतिक्रियावादी तत्वों की कड़ी आलोचना की। अपने इस ग्रंथ में अंबेडकर ने स्वीकार किया कि भारत में कुछ सीमा तक भौतिक प्रगति तो हुई, पर संसार में कोई भी राष्ट्र मात्र शांति एवं व्यवस्था के लाभों से अधिक दिनों तक संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ के स्त्री पुरुष बहरे गूंगे बुद्धिहीन पशु तो नहीं होते, वे अपने सम्मान को भी पहचानते हैं। डॉक्टर साहब ने लिखा कि यह सर्व विवादित है कि भारत की संपूर्ण नीति ब्रिटिश उद्योगों और उत्पादकों के हितों की दृष्टि से ही निर्धारित एवं संचालित होती थी। फलतः यहाँ के लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वर्षों तक आर्थिक अभाव से पीड़ित रहे। विद्वान डॉक्टर ने यह स्वीकार किया कि प्रत्येक देश में कुछ निर्धन समूह होते हैं जो सामाजिक दमन और सामाजिक अन्याय के शिकार बने रहते हैं, लेकिन उस कारण उस देश को राजनीतिक शक्ति से वंचित रखना कोई न्यायोचित स्थिति नहीं है। अपने समय की वस्तु स्थिति का डॉक्टर साहब ने ऐसा विश्लेषण किया जो बिल्कुल सही था। अपनी इस पुस्तक में अंबेडकर ने यह बतलाया कि सत्ता स्वतः अपनी आत्महत्या मुश्किल से ही करती है। अपने काल में ब्रिटिश सरकार ने बहुत से दमनकारी कदमों को उठाया। डॉक्टर साहब ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन की इन शब्दों में आलोचना की, केवल उस शक्ति से संतुष्ट न होते हुए जो कार्यपालिका में क्रिमिनल तथा पीनल कोड की धाराओं द्वारा निहित थी। सरकार ने इंडियन स्टैट्यूट बुक में उन दमनकारी कानूनों का संकलन किया जिन्हें दुनिया के किसी देश में पाना कठिन था। विद्वान डॉक्टर ने उस समय की शासकीय नौकरशाही को अनुदार, दमनकारी तथा गैर उत्तरदायी कहकर आलोचित किया और कहा कि उसने जितना अधिक धन सेवाओं पर खर्च किया है उतना शिक्षा एवं उद्योग पर नहीं किया। सन 1910 के इंडियन प्रेस एक्ट में भारतीय लोगों की स्वतंत्रता का हनन किया, विचार एवं विवाद की स्वतंत्रता का दमन किया तथा अन्य अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए। उसकी भी उन्होंने कड़ी आलोचना की। मॉर्ले मिंटो सुधार के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने
अपनी उपयुक्त पुस्तक में भारत में हुए संविधानवाद के विकास की विभिन्न अवस्थाओं, जैसे 1853 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1862 का एक्ट और 1909 का एक्ट का विश्लेषण किया और यह बतलाया कि ब्रिटिश सरकार ने सदैव यह प्रदर्शित किया कि भारत में विद्यमान पालिका को स्वतंत्र बनाया जाए, पर साथ ही उसका मुंह बंद भी रखने का प्रयास किया। डॉक्टर साहब ने यह भी विश्लेषित किया कि भारतीय संसदीय व्यवस्था खोखली क्यों बनी रही। इसका मुख्य कारण यह था कि वह संसदीय व्यवस्था थी, पर जनतंत्रीय कार्यपालिका का उसमें अभाव था। इसका अर्थ यह था कि विधान पालिका कार्यपालिका को ना तो बना सकती थी और ना ही उसे मिटा सकती थी। भारत में कार्यपालिका ने उन कुछ एक कार्यों को नहीं किया जो प्रगति के लिए आवश्यक थे, क्योंकि उसका चरित्र, हित तथा भावना ऐसी थी जिसकी भारतीय समाज में सक्रिय तत्वों के साथ कोई सहानुभूति नहीं थी। ब्रिटिश निर्मित कार्यपालिका ने यहाँ की आवश्यकताओं, दुखों, अभिलाषाओं तथा भावनाओं को भलीभांति समझने का प्रयास नहीं किया। यहाँ के नागरिकों की महत्वाकांक्षाओं को सदैव नजरअंदाज किया, शिक्षा का अच्छा प्रचार नहीं किया, स्वदेशी वस्तुओं को निंदनीय दृष्टि से देखा और उस प्रत्येक बात का प्रतिरोध किया जिसमें तनिक भी राष्ट्रवाद की गंध उसे प्रतीत हुई। ब्रिटिश कार्यपालिका ने यह सब इसलिए किया कि ये बातें उनके शासन के हित में नहीं थीं। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस एंड ब्रिटिश इंडिया में भारत में ब्रिटिश नौकरशाही पर कड़ा प्रहार किया। यही पुस्तक ब्रिटिश शासनकाल में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा सेंट्रल असेंबली के सदस्यों के लिए बहुत ही लाभकर सिद्ध हुई, क्योंकि उसमें वाद विवाद के लिए बहुत अच्छी सामग्री मिल जाती है। इस पुस्तक के प्रकाशन के थोड़े दिनों के पश्चात अंबेडकर को भारतीय मुद्रा के संदर्भ में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी के समक्ष गवाही देने उपस्थित होना पड़ा। जब डॉक्टर साहब ने यह देखा कि उनकी उक्त पुस्तक की एक एक प्रति हर एक सदस्य के हाथ में है, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन दिनों इतना महत्वपूर्ण था उनका यह ग्रंथ। इनहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक एक विचित्र स्थिति की उपज है। लाहौर के जात पात तोड़क मंडल में डॉक्टर अंबेडकर को जनवरी 1936 में वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए आमंत्रित किया था। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब ने यह आमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन जब मंडल के सदस्यों ने उनके टाइप किए हुए अध्यक्षीय भाषण को पढ़ा, तब उन्होंने यह सुझाया कि उसमें से उन कुछ अंशों को निकाल दिया जाए जिसमें हिंदू शास्त्रों की कड़ी आलोचना की गई है। विद्वान डॉक्टर ने यह स्वीकार नहीं किया। फलतः अंबेडकर को उपेक्षित करने के लिए मंडल के अधिकारियों ने वार्षिक अधिवेशन को स्थगित कर दिया। उनका अध्यक्षीय भाषण ज्यों का त्यों बना रहा। यही भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट नामक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ, जो संक्षिप्त किंतु बड़ा ही गंभीर है। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने यह लिखा है कि हिंदू समाज मूलतः 4 वर्गों में विभाजित है, जिन्हें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र भी कहते हैं। यह चातुर्वर्ण व्यवस्था ही जातिवाद का आधार है। यह वर्ण व्यवस्था न केवल एक ही जाति, रेस के लोगों का सामाजिक विभाजन है, बल्कि वह श्रमिकों का भी एक कठोर विभाजन है, और वह प्रत्येक मजदूर को उस काम को करने के लिए बाध्य करती है जो उन्हें अधिकतर पसंद नहीं होते। वह पैतृक धंधों पर अधिक बल देती है। वर्ण व्यवस्था आर्थिक अनुशासन को बनाए रखने की बजाय आर्थिक अकुशलता उत्पन्न करती है। आज हजारों जातियां एवं उपजातियां हैं, जिन्हें 4 वर्णों में पुनः संगठित करना कठिन ही नहीं वर्णम असंभव है। वर्ण व्यवस्था में छोटी छोटी जातियों में विभक्त होने की प्रवृत्ति है, इसलिए वर्णवाद तथा जातिवाद को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। वर्ण व्यवस्था ने शूद्रों को शिक्षा प्राप्ति से रोका, उन्हें ज्ञान से अलग रखा, अज्ञान तथा अशिक्षा की काल कोठरी में सदियों तक बंद रखा, उनको आर्थिक स्वतंत्रता से वंचित रखा और सामाजिक अधिकार उनसे छीन लिए गए। अतः यह व्यवस्था समाज के एक बहुत बड़े भाग को पंगु बना देती है, उसे मृत कर देती है। उसमें एक ही वर्ग की प्रभुसत्ता को स्थान दिया गया है, जो अन्य सभी वर्गों को हीन मानता है। नैतिक दृष्टि से भी इस व्यवस्था ने हिंदुओं को स्वार्थी एवं पतित बनाया है। वह जनसहयोग तथा जनमत का गला घोटती है। नैतिकता या सद्गुण जातिगत बन गया है। एक जाति के लोग अन्य जाति के लोगों के गुणों की प्रशंसा नहीं कर सकते। जाति ने हिंदू धर्म की उदारता को नष्ट कर दिया है। वर्ण व्यवस्था या जातिवाद हिंदू समाज को कमजोर बनाता है और संगठन के अभाव में कोई भी समाज सुदृढ़ नहीं हो सकता। प्रत्येक जाति अपने तक सीमित है, अपने ही हितों की रक्षा करती है। सहयोग एवं संगठन, प्रेम एवं सद्भावना उनमें नहीं मिलती। इसी जाति व्यवस्था के कारण हिंदुओं का जीवन निरंतर अपमान तथा हार का इतिहास रहा है। वर्ण व्यवस्था ने हिंदू जाति को तबाह किया है, उसे निर्जीव और निरुत्साह बना दिया। उसने हिंदुओं को भारत का रोगग्रस्त जनसमुदाय बनाया है। इसी वर्ण व्यवस्था या जातिवाद के विनाश का मार्ग अंबेडकर ने इनहिलेशन ऑफ कास्ट में सुझाया है। वह मार्ग क्या है? अंतरजातीय विवाह।
अंतरजातीय भोज जातिवाद की भावना एवं प्रेरणा को नष्ट करने में सफल नहीं हुआ है। केवल रक्त संबंध ही सगे संबंधी होने की वास्तविक भावना पैदा कर सकता है, और जब तक सगे संबंधी होने की भावना अर्थात रक्त संबंध सुदृढ़ नहीं बनता, तब तक अलगाव की भावना, एक दूसरे को गैर या विदेशी समझने की प्रवृत्ति जो जाति व्यवस्था से भिन्न होती है, समाप्त नहीं होगी। जाति एवं वर्ण व्यवस्था के पार्श्व में वे बातें निहित हैं जो अंतरजातीय विवाह को अव्यवहारिक बना देती है। अतएव प्रश्न यह है कि अंतरजातीय विवाह को व्यवहारिक तथा कारगर किस प्रकार बनाया जाए। जाति एक धारणा, एक मानसिक स्थिति है। इसके विनाश का अर्थ होगा एक विचारात्मक या मानसिक परिवर्तन। हिंदू लोग जाति व्यवस्था को इसलिए नहीं मानते कि वे अमानुषिक तथा पागल हैं। वे मुख्यतः अपने धार्मिक स्वभाव के कारण जातिगत व्यवहार करते हैं। उनकी सामाजिक व्यवस्था में ही जातिगत व्यवहार के नियम निहित हैं, इसलिए जातियों को मानने में वे गलत नहीं हैं। तो फिर गलत क्या है? उनका धर्म दोषयुक्त है जो जाति भावना पैदा करता है। हिंदुओं के वास्तविक शत्रु उनके शास्त्र हैं और जो उनके लिए जातियों के धर्म का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने यह सुझाया कि शास्त्रों की पवित्रता की भावना को नष्ट करो, शास्त्रों तथा वेदों की सत्ता, दैविकता और पवित्रता का विनाश करो। प्रत्येक स्त्री पुरुष को शास्त्रों तथा वेदों की दास्ता से मुक्त करो और वे किसी के कहे बिना निर्भय होकर अंतरजातीय विवाह अवश्य करने लगेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने आगे लिखा कि ब्राह्मण वर्ग जो हिंदुओं का स्वाभाविक नेतृत्व करता है, इस आंदोलन के अगुवा नहीं बनेगा। ब्राह्मण लोग नहीं चाहते कि उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति छिन्न भिन्न हो। उनके हाथों में पैतृक पंडा पुजारी बनने के लिए धार्मिक धरोहर आती है। वही लोग पुरोहित बनते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब ने सुझाया कि पैतृक पुरोहिताई का विनाश किया जाए और पुरोहितों के पेशों का जनतांत्रिकरण भी किया जाए, अर्थात सभी वर्ग के लोगों को पुरोहित बनने का अवसर प्राप्त हो। इसके लिए निश्चित परीक्षा पास करने पर राज्य द्वारा योग्य पुरोहित को सनदें बांटी जाएं। इस प्रकार ब्राह्मणवाद का विनाश करके हिंदू धर्म को बचाया जाए। डॉक्टर साहब ने यह भी सुझाया कि हिंदुओं को केवल एक धार्मिक ग्रंथ का प्रतिपादन करना चाहिए और हिंदू समाज को नैतिक दृष्टि से शुद्ध बनाया जाए। इसका अर्थ है हिंदू समाज को एक नया वैचारिक आधार प्रदान किया जाए, वह आधार जो स्वतंत्रता, समानता तथा भातृभाव, संक्षेप में जनतंत्र के साथ मेल खाता हो। इस परिवर्तन की पुष्टि के लिए जीवन के मूल विचारों को पूर्णतः बदलना होगा। जीवन के मूल्यों, दृष्टियों तथा प्रवृत्तियों में क्रांति लानी होगी। अतः एक विद्वान डॉक्टर ने लिखा कि हिंदू लोग भारत के रोगग्रस्त प्राणी हैं और जब तक हिंदू समाज एक जातिहीन समाज नहीं बनता, उसमें अपनी सुरक्षा करने की शक्ति नहीं आ सकती। ऐसी आंतरिक शक्ति के बिना हिंदुओं के लिए स्वराज एक अन्य प्रकार की दास्ता की स्थिति सिद्ध हो सकती है। महात्मा गांधी ने उपयुक्त पुस्तक में निहित विचारों की कड़ी आलोचना की। गांधी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर पर अभ्यारोपण तथा डॉक्टर द्वारा प्रत्युत्तर पुस्तक के अंत में दिए गए जो बड़े रोचक हैं, जिन्हें पढ़कर गांधीवाद की सामाजिक भावना का पता लगता है। सन 1939-40 के दौरान भारत में संघ राज्य की स्थापना का विचार जोर पकड़ रहा था। ब्रिटिश राजनेताओं ने भारतीय रियासतों, राज्यों को प्रादेशिक सरकारों का जनतांत्रिकरण किए बिना संघ में आबद्ध करने का प्रस्ताव रखा, जिसका डॉक्टर अंबेडकर ने कड़ा विरोध किया, क्योंकि प्रस्तावित संघ में राज्यों की स्वतंत्रता का हनन होता था। इस विषय का विश्लेषण अंबेडकर ने अपनी पुस्तक फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम में किया है। इसके माध्यम से उन्होंने फेडरल स्कीम के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। इस विषय पर डॉक्टर साहब ने गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स, पूना में भाषण दिया था, जो बाद में इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से प्रथम वह प्रस्तावित संघ देश को स्वतंत्र बनाने की बजाय स्वतंत्रता के मार्ग को स्थायी रूप में अवरुद्ध कर देगा। कारण यह था कि एक ओर ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधि स्वतंत्र होंगे, जबकि दूसरी ओर राज्य के प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रशासकों के हाथ में कठपुतली बनकर रहेंगे, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासकों राज्यों के महाराजाओं को उनके द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव में उन्हें अपनी इच्छा अनुसार निर्देशित करेंगे। दूसरे, इस प्रस्तावित संघ में सामान्य नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं था। सभी स्त्री पुरुषों को राज्यों का ही नागरिक रहना पड़ता और इस प्रकार संघीय सरकार उनकी समस्याओं को सीधे नहीं सुलझा सकती थी। फेडरल स्कीम की अपेक्षा अंबेडकर ने एकात्मक सरकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना उस समय की मांग थी और इस भावना की जागृति संघीय सरकार की अपेक्षा एकात्मक सरकार भली भांति कर सकती थी। तीसरे, वह संघ भारत को संगठित भारत नहीं बना पाता, क्योंकि राज्यों को यह छूट थी कि वे चाहें तो संघ में शामिल हों अथवा न हों। चौथे,
वह संघ उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने में सफल नहीं होता, क्योंकि संघ की शक्तियां रक्षा और विदेशी मामलों पर लागू नहीं थीं, वे ब्रिटिश सरकार के हाथों में थीं। अतः इस प्रकार संघ भारत में जनतंत्र स्थापित नहीं कर पाएगा, उल्टे जो कुछ जनतांत्रिक स्वतंत्रता है उसे भी वह प्रस्तावित संघीय व्यवस्था नष्ट कर देगी। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा इस प्रकार के विश्लेषण से उस समय की राजनीति में एक तहलका मच गया। फलतः भारतीय नेताओं एवं विद्वानों ने उनकी कड़ी प्रशंसा की और कहा कि डॉक्टर साहब ने अपनी देशभक्ति का ठोस प्रमाण दिया है। जनवरी 1943 में डॉक्टर अंबेडकर ने पूना में एम.जी. रानाडे के जन्म समारोह के उपलक्ष्य में एक व्याख्यान दिया, जो आगे चलकर रानाडे, गांधी एंड जिन्ना के रूप में प्रकाशित हुआ। पुस्तक की भूमिका में डॉक्टर साहब ने बतलाया कि कोई भी व्यक्ति अपने समय की स्थिति को तब तक प्रभावित नहीं कर पाता जब तक वह अपने उन सिद्धांतों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और अन्याय के प्रति घृणा का भाव न रखता हो जिन्हें वह मानता है। उन्होंने लिखा कि मैं अन्याय, दमन, आडंबर तथा छल कपट को घृणा करता हूँ और वे सभी मेरी घृणा के पात्र हैं जो इन बुराइयों से ग्रस्त हैं। मैं अपने आलोचकों को यह बतला देना चाहता हूँ कि मेरी घृणा की भावनाएं एक वास्तविक शक्ति हैं, उसे उस प्रेम की अभिव्यक्ति है जो उन कार्यों के प्रति है जिनमें मैं विश्वास करता हूँ। डॉक्टर साहब ने यह आशा व्यक्त की कि उनके देशवासी किसी दिन यह अवश्य महसूस करेंगे कि देश व्यक्ति से कहीं बढ़कर होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने महान व्यक्ति की धारणा का विश्लेषण किया और इस संदर्भ में 3 सिद्धांतों का मूल्यांकन किया। ऑक्सटाइन सिद्धांत यह मानता है कि इतिहास दैविक विधान है जिसमें मानवता युद्ध एवं दुख के मध्य चलते हुए उस समय तक कार्यरत है जब तक कि अंतिम निर्णय का दिन नहीं आ जाता। डॉक्टर साहब ने कहा कि यह मात्र एक विश्वास है जिसे केवल धर्मशास्त्री ही मानते हैं। बकरेले के सिद्धांत में जो यह मानता है कि इतिहास भूगोल तथा भौतिक शास्त्र से निर्मित है, और मार्क्स के सिद्धांत में कि इतिहास आर्थिक तत्वों का परिणाम है, पूर्ण सत्य नहीं मिलता। उनकी यह मान्यता है कि अप्राण शक्तियां ही सब कुछ हैं और इतिहास के निर्माण में मनुष्यों की कोई भूमिका नहीं है, दोषयुक्त है। डॉक्टर साहब की धारणा है कि इतिहास के निर्माण में आदमी का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अग्नि पैदा करने के लिए 2 पत्थरों के टुकड़ों को रगड़ने के लिए सर्वप्रथम आदमी ही आया होगा। सैनिक नेताओं को भी महान कहना कठिन है, क्योंकि उन्होंने अपने राष्ट्रों को पहले से छोटा ही बनाया और समाज को मौलिक रूप से प्रभावित नहीं किया। कार्लइल ने ईमानदारी तथा निष्कपटता को मनुष्य के महान होने के गुण बतलाया। रोजबरी ने महान आदमी उसे कहा जो दुनिया में एक महान प्रकृति या चमत्कारी शक्ति बनकर पैदा होता है और शुद्धि का काम करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इन सभी विचारों को पूर्णतः सत्य नहीं माना, वे आंशिक रूप से ही सही हो सकते हैं। उनकी दृष्टि से महान व्यक्ति वह होता है जो किसी महान सामाजिक लक्ष्य से प्रेरित होकर एक कोड़े तथा शुद्धिकर्ता के रूप में काम करता है। वह सामाजिक बुराइयों का अंत करने के लिए कटिबद्ध होता है। न केवल इस मानदंड की दृष्टि से बल्कि किसी भी दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, रानाडे एक महान व्यक्ति थे। रानाडे का जीवन सामाजिक अन्याय, सामाजिक बुराइयों और सामाजिक सुधारों के प्रति एक निरंतर संघर्ष का जीवन था। रानाडे ने मानव अधिकारों के लिए संघर्ष किया, हिंदू समाज के अंतकरण को जो दूषित एवं रोगग्रस्त हो गया था पुनर्जीवित किया। रानाडे ने सामाजिक जनतंत्र के वातावरण को पैदा करने की अच्छी भूमिका अदा की। डॉक्टर अंबेडकर ने रानाडे की गांधी एवं जिन्ना से तुलना की और यह तर्क दिया कि दुनिया में ऐसे 2 विरोधी व्यक्ति मुश्किल से ही मिल पाएंगे जो अपने घोर स्वार्थ और अहम में डूबे हुए हों। गांधी एवं जिन्ना के लिए व्यक्तिगत प्रभुता प्रथम थी और संगठित देश का हित तो टेबल पर मात्र एक पटल के समान था। उनके लिए दोनों ही व्यक्ति अपने प्रशंसकों से घिरे रहते थे। उनका विचार था कि उनका चमत्कारिक व्यक्तित्व है और इसलिए वे अपने को अकाट्य तथा निर्दोष मानते थे। इसी संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने नायक पूजा, हीरो वर्शिप को निंदनीय कहा, क्योंकि वह समाज तथा देश के हितों के लिए हानिकारक होती है। यदि किसी नेता के प्रति प्रशंसा या कृतज्ञता प्रकट की जाए तो वह न्यायोचित हो सकती है, परंतु किसी नेता का अंधानुकरण किया जाए, उसे देवता माना जाए और उसे अकाट्य समझा जाए, वह उचित नहीं, क्योंकि उस नेता विशेष को बहुत सी गलतफहमियां हो जाती हैं जिनसे समाज तथा राष्ट्र दोनों का हित होता है। इस प्रकार डॉक्टर साहब ने अपनी उपयुक्त पुस्तक में महान व्यक्तियों की तुलना करते हुए साम्यक राजनीति तथा राष्ट्रीय आंदोलन में व्याप्त गलत धारणाओं का अच्छा विश्लेषण किया है। दिसंबर 1942 में अंबेडकर को पैसिफिक रिलेशन कमेटी (USA) ने भारत के अछूतों की समस्या विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। कमेटी का अधिवेशन क्यूबेक में संपन्न हुआ।
डॉक्टर साहब उस अधिवेशन में बीमारी के कारण नहीं जा पाए। उनके स्थान पर श्री एन शिवराज गए, जिन्होंने उनके लेख को अधिवेशन में पढ़ा। यह लेख सन 1943 में एक पुस्तक मिस्टर गांधी एंड द एमांसिपेशन ऑफ अनटचेबल के नाम से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि यद्यपि दुनिया के विभिन्न देशों में दास्ता, बेगार तथा दमन की स्थिति अधिकतर समाप्त हो चली है, परंतु भारत में छुआछूत की स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। अछूतों पर नीच से नीच जुल्म ढाए जाते हैं, उनके साथ अमानुषिक व्यवहार होता है, उनका साया भी तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों को दूषित करता है, उनके रहने के स्थान गंदे संदे होते हैं, उन्हें वहीं रखा जाता है जहां पर्याप्त रोशनी न हो और जहां का सारा वातावरण ही अस्वस्थ हो। ऐसी स्थिति में अछूतों को मानव अधिकारों से वंचित रखा जाता है, यहाँ तक कि उनको शिक्षा पाने का अधिकार भी नहीं है। सभी तरह से उन्हें अर्धमानव की स्थिति में रखा जाता है और पशुओं से भी बदतर उनके साथ व्यवहार होता है। एक ओर तो ऐसी स्थिति थी अछूतों की भारत में, दूसरी ओर कांग्रेस हिंदू प्रोपेगेंडा इतना किया जा रहा था कि भारत में मानो अछूतों की कोई समस्या ही नहीं थी, मानो उनकी दास्ता, दमन, परतंत्रता, अन्याय तथा शोषण, संक्षेप में छुआछूत ही समाप्त हो गई हो। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लेख के माध्यम से अमेरिकी लोगों को चेतावनी दी कि वे कांग्रेस हिंदू प्रोपेगेंडा से भ्रमित न हों और कहा कि उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि हिंदुओं द्वारा स्वतंत्रता संग्राम उन करोड़ों लोगों की स्वतंत्रता का दुश्मन नहीं बनेगा जिन्हें इस देश में अछूतों के रूप में गिना जाता है। अछूतों को वे सभी अधिकार प्राप्त हों तथा अन्य सुविधाएं मिलें जो भारत में अन्य सभी नागरिकों को सुलभ हैं। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा थॉट्स ऑन पाकिस्तान उस समय प्रकाशित हुई जब भारत के विभाजन का प्रश्न विद्वानों एवं राजनीतिज्ञों के मन में काफी हलचल मचाए हुए था। वाद विवाद के उस वातावरण में पुस्तक ने एक बम का काम किया। पुस्तक इस विचार पर आधारित थी कि हिंदुओं की समृद्धि, शांति एवं मुक्ति भारत के विभाजन में ही निहित है। डॉक्टर साहब ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि किसी वितंडा के बिना मुसलमानों को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका अपना धर्म, भाषा, संस्कृति तथा स्वतंत्र समाज व्यवस्था है जो हिंदुओं के धर्म, भाषा, संस्कृति तथा समाज व्यवस्था से पृथक है। डॉक्टर साहब ने हिंदुओं को सलाह दी कि वे पाकिस्तान के जन्म से भयभीत न हों, क्योंकि आधुनिक दुनिया में किसी देश के शक्तिशाली होने में या दो राष्ट्रों की सीमाएं मिलने से भौगोलिक स्थितियों का ही एकमात्र हाथ नहीं होता। चूंकि भारत के प्राकृतिक तथा अन्य स्रोत पाकिस्तान से कहीं बढ़कर होंगे, इसलिए पाकिस्तान के जन्म से भारत कमजोर स्थिति में नहीं रहेगा। हिंदू सदैव मुसलमानों की देशभक्ति पर संदेह करते हैं, इसलिए यह अच्छा होगा कि उन्हें पृथक राष्ट्र मानकर पृथक देश सौंप दिया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ने साथ ही यह भी सुझाया कि पाकिस्तान से हिंदुओं को और हिंदुस्तान से मुसलमानों को पूर्णतः अदल बदल कर दिया जाए, ताकि सांप्रदायिक दंगों का भय भी सदैव के लिए समाप्त हो जाए। जनसंख्या की अदल बदल उसी प्रकार संभव हो सकती है जिस प्रकार टर्की, ग्रीस तथा बल्गेरिया में हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में यह लिखा कि मुसलमान समाज का प्रधान तत्व जनतंत्र नहीं है, बल्कि उनका धर्म है। उनकी राजनीति भी धर्म के अधीन है। मुसलमान लोग सामाजिक सुधार का हृदय से स्वागत नहीं करते। दुनिया भर में उनकी स्थिति अप्रगतिशील है। उनके लिए इस्लाम ही सार्वभौमिक धर्म है। वह सभी लोगों के लिए और सभी स्थितियों में उपयुक्त है। लेकिन इस्लाम या भाईचारा सार्वभौमिक नहीं है। इस्लाम का भाईचारा केवल मुसलमानों तक सीमित है। गैर मुसलमानों के लिए दुश्मनी तथा घृणा के अलावा और कुछ नहीं है। मुसलमान लोग केवल उसी राष्ट्र के प्रति वफादार होते हैं जहाँ का शासक मुसलमान हो। वे उसी को अपनी मातृभूमि मानते हैं जहाँ का शासक मुसलमान न हो। वे उसे शत्रु की भूमि मानते हैं। इसलिए अपनी पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर यह सारांश निकालते हैं कि इस्लाम किसी भी सच्चे मुसलमान के लिए भारत को अपनी मातृभूमि स्वीकार करने की और हिंदुओं को अपने सगे संबंधी मानने की कभी इजाजत नहीं देगा। अतिक्रमण की भावना मुसलमानों का स्वभाव है। वह हिंदुओं की कमजोरी का लाभ उठाने के लिए तत्पर रहता है और अपने को एक विशिष्ट गुट में संगठित कर लेता है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में यह भी माना गया है कि अब मुसलमान लोग अपने नए जीवन के प्रति सजग हो गए हैं। उनमें एक राष्ट्र बनने का दृढ़ संकल्प है। अभी तक भारत में वे अपने को एक अल्पसंख्यक के रूप में समझते चले आए, परंतु अब उन्होंने अपने नए भाग्य के उदय को खोज लिया है। वह मुस्लिम नासमझ होगा जो इस नए भाग्य के सुनहले दिनों की ओर आकर्षित नहीं होता। इस प्रकार पाकिस्तान को डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों के नए भावी भाग्य के रूप में चित्रित किया। उन्होंने हिंदुओं से भी पूछा कि बिगड़ती स्थिति में संगठित भारत के लिए संघर्ष कहां तक न्यायोचित होगा। यदि हिंदू लोग विभाजन को स्वीकार करते हैं,
तो यह हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों को एक दूसरे के अतिक्रमण के भय से मुक्ति दिला देगा। सांप्रदायिक दंगे या दमन कोई स्थायी उपाय नहीं है। हिंदुओं को चाहिए कि वे टर्की, ग्रीस तथा अन्य देशों के गंभीर अध्ययन से लाभ उठाए और भारत को हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान में विभाजित करके हिंदू तथा मुस्लिम जनसमुदाय को पारस्परिक दंगों की विभीषिका से बचाएं। किसी जहाज को सागर के बीचों बीच डूबने से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें भरे अनुपयुक्त सामान को फेंक दिया जाए। अतएव एक सुदृढ़ केंद्रीय सरकार की स्थापना के लिए भारत का विभाजन परम आवश्यक है, अन्यथा जबरन भारत संघ की स्थापना के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। उससे समस्त प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी। भारत की स्वतंत्रता की आशाएं बिल्कुल धूमिल हो जाएंगी। यदि इस बात पर अधिक बल दिया कि भारत को अखंड रखना है तो यह उसका दुर्भाग्य सिद्ध होगा। अखंड भारत कभी भी संगठित नहीं रह पाएगा, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों का बीज अच्छी तरह जम चुका है। अखंड भारत से एक तीसरे पक्ष ब्रिटिश शासन का समाधान भी नहीं निकल पाएगा। हिंदू एवं मुस्लिम भेदभाव की बीमारी दिनों दिन बढ़ती रहेगी। भारत एक रोगग्रस्त राज्य बना रहेगा। अतः बुद्धिमत्ता इसी में होगी कि भारत का हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान में विभाजन कर दिया जाए। विभाजन एक नए मार्ग को प्रशस्त करेगा और प्रत्येक देश अपने अनुसार अपने भाग्य का निर्णय कर लेगा कि उसे स्वतंत्र रहना है अथवा ब्रिटिश शासन का ही अंग बने रहना है। उपर्युक्त पुस्तक का प्रभाव बड़ा ही व्यापक हुआ। इसने कई हिंदू राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क को छिन्न भिन्न कर दिया। लगभग एक दशक तक डॉक्टर साहब की पुस्तक ने भारतीय राजनीति को उत्तेजित बनाए रखा। मुसलमानों ने उसका स्वागत किया, परंतु हिंदुओं ने उसे निंदा की दृष्टि से देखा। शांत मन से डॉक्टर साहब ने भारत के रोग का विश्लेषण किया। पुस्तक की सामग्री को इस ढंग से विवेचित किया गया है कि उसमें उनकी स्पष्टतावादिता, सामर्थ्य, ज्ञान, साहस एवं पद्धति की छाप मिलती है। निश्चय ही थॉट्स ऑन पाकिस्तान एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्ञान एवं चिंतन का समन्वित रूप मिलता है। उनकी पद्धति बड़ी ही आकर्षक है, वाक्य रचना बड़ी रोचक है। इसका टाइटल थोड़ा कठोर है और अपने स्वरूप में वह बड़ी उत्तेजात्मक पुस्तक है। किसी प्रचार को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने की विधि उसमें निहित है। यह पुस्तक इतनी प्रसिद्ध हुई कि उसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की संज्ञा दी गई। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुनः सन 1945 में पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुई। पुस्तक का ऐतिहासिक महत्व अब भी बहुत है। एक और नया अध्याय उसमें जोड़ा गया था जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े अच्छे ढंग से लिखा। जून 1945 में डॉक्टर अंबेडकर का एक और महत्वपूर्ण एवं ठोस ग्रंथ व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल प्रकाशित होकर आ गया। विषय सामग्री में विवादात्मक, टाइटल में उत्तेजात्मक, अपील में बड़ी प्रभावशाली, महत्वपूर्ण सांख्यिकी से परिपूर्ण और न्यायसंगत युक्तियों से सुसज्जित इस पुस्तक ने कांग्रेस पार्टी पर एक बम की तरह फूटने का काम किया। इस पुस्तक का प्रमुख विषय अछूतों की समस्याओं तथा अयोग्यताओं का विश्लेषण है। यह भी उसमें विवेचित है कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने अछूतोद्धार की समस्या को अपने अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने अछूतोद्धार को सन 1917 में अपने कार्यक्रमों में शामिल किया, परंतु जितना उसका प्रचार किया गया उतना काम नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य मूलतः यह नहीं था कि अछूतों की अयोग्यताओं तथा पीड़ाओं का वास्तविक अंत किया जाए, बल्कि यह था कि उन्हें राष्ट्र जीवन में एक प्रभावशाली पृथक तत्व विकसित होने से कैसे रोका जाए, ताकि वे कांग्रेस पार्टी के लिए कोई खतरा न बन सकें। व्यक्तिगत दृष्टि से स्वामी श्रद्धानंद कहीं अधिक प्रशंसा के पात्र थे, क्योंकि उन्होंने अछूतोद्धार आंदोलन में सराहनीय काम किया था। इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण भाग वह है जिसमें दलित वर्गों से यह निवेदन किया गया है कि वे गांधी एवं गांधीवाद से सावधान रहें। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गांधीवाद में कोई नवीन चीज नहीं है। वह ग्रामीण जीवन, जंगली जीवन तथा पशु जीवन की ओर एक मोड़ है। गांधीवाद आधुनिक संस्कृति एवं मशीन युग का कट्टर विरोधी है। वह कहीं पूंजीवाद का समर्थन करता है तो कहीं आर्थिक खुशहाली का। गांधीवाद आर्थिक समानता का समर्थक कतई नहीं है। वह सामाजिक तथा आर्थिक दोनों दृष्टियों से प्रतिक्रियावादी दर्शन है। उसमें पुरातनवाद का नारा है, यदि दुनिया में कोई ऐसा वाद है जिसने लोगों को शांत करने के लिए धर्म को अफीम के रूप में प्रयोग किया है, उन्हें गलत धारणाओं तथा झूठे वादों में फंसाया है, वह गांधीवाद है। गांधीवाद अछूतों के साथ छल कपट है। अतः अंबेडकर ने अछूतों को गांधीवाद से सावधान रहने की कड़ी चेतावनी दी। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों की सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्थितियों का बड़ा ही रोचक वर्णन इस पुस्तक में किया है। अछूतों को सभी दृष्टि से पृथक माना ही नहीं जाता, बल्कि उन्हें हिंदू समाज की मुख्य जीवन धारा से अलग ही रखा जाता है। उच्च हिंदुओं का अछूतों के साथ कोई खान पान, शादी विवाह नहीं है। उनके बीच धार्मिक भाईचारे की भावना का पूर्ण अभाव है। इसलिए अंबेडकर ने युक्ति दी
कि यदि सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से अछूतों को पृथक रखा जाता है तो क्यों न उन्हें राजनीतिक दृष्टि से भी पृथक कर दिया जाए, क्यों न उन्हें राष्ट्रीय जीवन में एक पृथक तत्व माना जाए, क्यों न उन्हें पृथक निर्वाचन का अधिकार स्वीकृत किया जाए। इसी संदर्भ में डॉक्टर साहब ने कहा कि उनके आवास स्थान भी स्वर्ण हिंदुओं से पृथक कर दिए जाएं, ताकि वे अपनी एक नई दुनिया बसा लें। कांग्रेस एवं गांधी ने अछूतों की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढा, बल्कि अछूतोद्धार का ढोंग रचा ताकि उन्हें उनका निरंतर समर्थन प्राप्त होता रहे और कांग्रेस दल अपना उल्लू सीधा करता रहे। इसीलिए अंबेडकर ने अमेरिकी एवं ब्रिटिश प्रगतिवादियों से निवेदन किया कि वे भारतीय अनुदारवादियों के कथनों से भ्रमित न हो, क्योंकि वे स्वतंत्रता के नारे द्वारा न केवल अछूतों को बल्कि दुनिया को भी मूर्ख बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी या गांधी के लिए छुआछूत का उन्मूलन मात्र मंच है, कोई कार्यक्रम नहीं। गांधी चाहते थे कि अछूत हिंदू समाज तथा धर्म में ही बने रहें और वह भी चौथे वर्ण शूद्र में। अतएव गांधीवाद अछूतों के लिए एक धोखा है। डॉक्टर साहब की पुस्तक में गांधी को अछूतों का उद्धारक स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि गांधी के अछूतोद्धार अभियान में प्रोपेगेंडा अधिक था। उसकी आड़ में राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने का ध्येय था, जिसे डॉक्टर अंबेडकर जैसे मनीषी ही भली भांति समझ पाए थे। सन 1946 में प्रकाशित हु वर द शूद्रास डॉक्टर अंबेडकर की विद्वतापूर्ण तथा खोजपूर्ण पुस्तक है, जिसे उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले के प्रति सादर समर्पित किया। महात्मा जी को वे एक महान सुधारक मानते थे, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने सर्वप्रथम अछूतों के लिए स्कूल स्थापित किए। यह ग्रंथ एक लंबे परिश्रम तथा शोध का परिणाम है। इसमें तथ्यों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस ग्रंथ में शूद्रों की उत्पत्ति के इतिहास का विश्लेषण किया है। शूद्रों का विशेष वर्णन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि ईश्वर ने समस्त मानव प्राणियों को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एवं वैश्य में विभाजित किया। यह चातुर्वर्ण व्यवस्था है, जिसे सभी हिंदू ग्रंथ पवित्र तथा अकाट्य मानते हैं। वह ईश्वरकृत है। इस वर्ण व्यवस्था को सभी प्रकार की आलोचना तथा परिवर्तन से परे रखा गया, ताकि उसका कोई विरोध न कर सके। डॉक्टर अंबेडकर ने पुरुष सूक्त को क्षेपक माना और शूद्रों की उत्पत्ति को इस प्रकार रखा। पहला, शूद्रों का सूर्यवंशी जाति के आर्य समुदाय में स्थान था। वे सूर्यवंशी आर्य जाति के ही लोग थे और इंडो आर्यन समाज में उन्हें क्षत्रिय माना जाता था। दूसरा, एक ऐसा समय था जब आर्य समाज में केवल 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण थे। शूद्रों का कोई पृथक वर्ण नहीं था, वे क्षत्रिय वर्ण के ही अभिन्न अंग थे। तीसरा, शूद्र नामक राजाओं तथा ब्राह्मण राजाओं के बीच निरंतर संघर्ष बना रहता था, जिसमें अधिकतर ये सूर्यवंशी क्षत्रिय ही विजय होते थे। फलतः ब्राह्मणों का दमन कर दिया जाता था, उनको विभिन्न अयोग्यताओं तथा अपमानों का शिकार होना पड़ता था। चौथा, लेकिन कभी कभी ब्राह्मणों के अनुकूल भी समय आता था, जब ये ब्राह्मण लोग अपने अपमानों का बदला लेने की इच्छा से सूर्यवंशी क्षत्रियों का उपनयन संस्कार नहीं करते थे। उस समय उपनयन संस्कार इतना महत्वपूर्ण था कि उसके बिना किसी भी आर्य समुदाय का जीवन पतित समझा जाता था। उपनयन संस्कार व्यक्ति का दूसरा जन्म समझा जाता था। पांचवा, उपनयन संस्कार ही सूर्यवंशी क्षत्रियों के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ। जब उनके लिए यह संस्कार नहीं किया गया, तब उन्हें सामाजिक दृष्टि से पतित माना जाने लगा। फलतः उनका सामाजिक स्तर वैश्यों से नीचे हो गया और उन्हें शूद्र अपवित्र माना जाने लगा। इस प्रकार चौथे वर्ण की उत्पत्ति हुई। शूद्र शब्द की उत्पत्ति मात्र शाब्दिक नहीं है, इसका ऐतिहासिक संबंध है। प्राचीन युग में सुदास नाम का राजा था, जो आर्य सूर्यवंशी था। ये आर्य सूर्यवंशी क्षत्रिय बड़े ही बुद्धिमान, चतुर तथा साहसी थे, जिनसे ब्राह्मण, पुरोहित तथा राजा ईर्ष्या रखते थे। उनके लिए उपनयन संस्कार फिर भी होता था और उन्हें वैश्यों से उच्च सामाजिक स्तर पर रखा जाता था। उपनयन संस्कार उस समय समाज में सर्वोच्च संस्कार था, जिसका न होना समुदाय विशेष के लिए अभिशाप था। सूदास राजा ने ब्राह्मणों को अन्याय तथा शोषण करने के लिए पनपने नहीं दिया था, इसलिए समस्त ब्राह्मण वर्ग उससे ईर्ष्या रखता था। कालांतर में जब सूदास राजा भी कमजोर हो गया और उधर ब्राह्मणों को अवसर मिला, उन्होंने सूदास राजा की आने वाली संतानों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया। उपनयन संस्कार के अभाव में उन्हें अपवित्र कहा जाने लगा। अपवित्रता को शूद्र शब्द के साथ जोड़ दिया गया। शूद्रों को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा और इस प्रकार सूदास राजा की सूर्यवंशी संतान चातुर्वर्ण व्यवस्था के चौथे स्तर पर रख दी गई। संक्षेप में आज जिन्हें शूद्र कहा जाता है, वे सूर्यवंशी आर्य क्षत्रिय लोग थे। संविधान सभा के समक्ष अपने संवैधानिक विचार प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने मार्च 1947 में एक स्मरण पत्र स्टेट एंड माइनॉरिटीज नाम से प्रकाशित करवाया, जिसमें उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि जिन चुनाव क्षेत्रों में सुरक्षित स्थान है, वहां पृथक निर्वाचन प्रणाली हो और अन्य क्षेत्रों में संयुक्त प्रणाली का ही प्रयोग किया जाए।
इस छोटी सी पुस्तक में भारतीय संघ के लिए संवैधानिक प्रारूप प्रस्तुत किया गया। पुस्तक बड़ी ही रोचक एवं शिक्षात्मक है, जिसमें अंबेडकर के राजनीतिक दर्शन का परिचय मिलता है। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में अंबेडकर ने मूलतः समाजवादी व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया था। राज्य समाजवाद में उनकी आस्था थी। राज्य समाजवाद भारत में शीघ्रता औद्योगिकरण के लिए परम आवश्यक है। निजी जोखिम ऐसा नहीं कर सकता, और यदि उसने ऐसा किया तो वह उन आर्थिक असमानताओं को पैदा करेगा जिन्हें निजी पूंजीवाद ने यूरोप में उत्पन्न किया है। भारतीयों को इससे सावधान रहना चाहिए। चकबंदी तथा खेतिहर कानूनों का निर्माण भी लाभकर सिद्ध नहीं होगा। उनसे कृषि क्षेत्र में कोई खुशहाली नहीं आ सकती। भारत में रहने वाले करोड़ों अछूतों को ना तो चकबंदी से लाभ होगा और ना ही कृषि कानून उनकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर वे भूमिहीन मजदूर हैं। केवल सामूहिक फार्म ही उन्हें लाभकर हो सकते हैं। यह मानते हुए कि आधारभूत उद्योग का स्वामित्व राज्य के हाथ में हो, अंबेडकर ने लिखा, इंश्योरेंस भी राज्य के हाथों में होनी चाहिए। कृषि को राज्य उद्योग बनाया जाए, सारी कृषि भूमि राज्यों के हाथ में हो और उसे जातीय धर्म के भेदभाव के बिना गांव वालों को सौंपा जाए, एक ऐसे ढंग से कि न कोई जमींदार रहे, न किराएदार और न ही कोई भूमिहीन मजदूर। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में समाज की समाजवादी रूपरेखा प्रस्तुत की। साथ ही उन्होंने यह आग्रह भी किया कि राज्य समाजवाद को संविधान की धाराओं द्वारा स्थापित किया जाए, ताकि विधायिका तथा कार्यपालिका के सामान्य कार्य उन्हें परिवर्तित न कर सकें। राज्य समाजवाद का व्यवहारिक रूप संसदीय जनतंत्र द्वारा लाया जाना चाहिए, क्योंकि संसदीय जनतंत्र समाज के पूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि संसदीय जनतंत्र समाज के लिए सरकार की न्यायोचित व्यवस्था है। केवल इसी पद्धति द्वारा हम 3 महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात समाज की स्थापना, संसदीय जनतंत्र को बनाए रखना और तानाशाही की उपेक्षा संभव हो सके। लेकिन यदि जनतंत्र को एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत पर जीवित रखना है, न केवल राजनीतिक ढांचे के स्वरूप एवं संरचना का निर्धारण होना चाहिए, बल्कि समाज के आर्थिक ढांचे के स्वरूप एवं संरचना का भी निर्धारण हो। अतएव संविधान द्वारा समाज के राजनीतिक एवं आर्थिक स्वरूप का निर्माण किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ने राज्य समाजवाद के साथ मौलिक अधिकारों, विशेषकर जनतंत्र, समानता तथा स्वतंत्रता को जोड़ने का प्रयास किया। उनकी आस्था समाजवाद में अवश्य थी, पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरोध में वह नहीं थे। इसलिए राज्य समाजवाद की उनकी धारणा मानव समाज की 3 आर्थिक प्रक्रियाओं पर अधिक बल देती है। पहली, समाज के निर्धन वर्गों की मांग तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और समस्त कृषि योग्य भूमि को राज्य के अधिकार में लाया जाए। दूसरी, समस्त उत्पादक स्रोतों का स्वामित्व राज्यों के हाथों में हो। और तीसरी, जाति तथा धर्म के भेद के बिना उत्पादित वस्तुओं का वितरण सभी वर्गों के लिए न्यायोचित ढंग से हो। सन 1948 में प्रकाशित दी अनटचेबल्स डॉक्टर अंबेडकर की एक और खोजपूर्ण कृति है, जिसमें उन्होंने छुआछूत के विकास का प्रारंभ 400 एडी से माना है। छुआछूत की उत्पत्ति को उन्होंने बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मणवाद के बीच पुस्तक में उनके विचार, भाषा तथा तर्क की शक्ति का प्रमाण मिलता है। विषय का विश्लेषण बड़ा ही सरल एवं स्पष्ट है। पुस्तक में इतिहास की खोई हुई कड़ियों को जोड़ा है, जिसमें डॉक्टर साहब के नवीन निष्कर्षों का अवतरण किया है। पुस्तक में छुआछूत की उत्पत्ति के सिद्धांत को मूल्यांकन मिलता है। 2 प्रमुख सिद्धांत सामान्यतः पाए जाते हैं। पहला, छुआछूत की उत्पत्ति का जातिगत सिद्धांत, रेशियल थ्योरी, तथा दूसरा, छुआछूत की उत्पत्ति का पेशेगत सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत यह मानता है कि अछूत गैर आर्य तथा गैर द्रविड़ लोग थे। वे यहाँ के आदिवासी थे, जिन्हें द्रविड़ लोगों ने पराजित करके दास बना लिया और कालांतर में वे अछूत बन गए। दूसरा सिद्धांत यह मानता है कि जो लोग गंदे पेशे या धंधे करते थे, उन्हें अछूत बना दिया गया। अंबेडकर ने इन दोनों सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया। इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि अछूत गैर आर्य या गैर द्रविड़ लोग थे, क्योंकि उनकी शारीरिक विशेषताएं अन्य भारतीयों से भिन्न नहीं है। यह कहना भी गलत है कि गंदे पेशे करने वाले लोगों को अछूत बना दिया। जिन्हें गंदे पेशे की संज्ञा दी जाती है, उन्हें दुनिया के सभी समाजों में किया जाता है। यदि वही छुआछूत के कारण होते तो निश्चय ही अन्य समाजों में भी अछूत होते, लेकिन ऐसा नहीं मिलता। केवल भारत में ही वह हैं, और वह भी हिंदू समाज में अछूत पाए जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में अपने द्वारा प्रतिपादित 2 विचारों को छुआछूत की उत्पत्ति का कारण बतलाया। प्रथम, बौद्ध धर्म के प्रति ब्राह्मणों द्वारा घृणा की भावना पैदा करना छुआछूत का कारण बना।
और दूसरी गौमांस खाना छुआछूत की उत्पत्ति का कारण बना। बौद्ध धर्म के पूर्व ब्राह्मण लोग गौमांस खाते थे। भगवान बुद्ध के आगमन से जीवों के प्रति दया की भावना पैदा हो गई और पशु बलिदान को अनैतिक कृत्य माना जाने लगा। बौद्ध धर्म का जितना ही प्रचार एवं प्रसार हुआ, उतना ही ब्राह्मण धर्म का महत्व घटा। फलतः ब्राह्मणों के मन में बौद्धों के प्रति बैर तथा ईर्ष्या हो गई और वे सदैव बदला लेने पर उतारू रहने लगे। ब्राह्मण समाज में जिन घुमक्कड़ लोगों के लिए कोई स्थान तथा प्रेम नहीं था, वे बौद्ध हो गए और अच्छी तरह जीवन यापन करने लगे। ब्राह्मण लोग इनसे ईर्ष्या रखने लगे। उधर यह आश्चर्य की बात थी कि ब्राह्मणों ने गौमांस खाना त्याग दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने गाय को पवित्र पशु घोषित कर दिया। ऐसा करने में ब्राह्मणों का यही लक्ष्य था कि अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया जाए। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अनुकरण भी प्रारंभ कर दिया। सभी बौद्ध भिक्षुओं ने गौमांस त्याग दिया था, पर बौद्ध उपासक ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वे निर्धन थे और न ही उनके पास कृषि योग्य भूमि थी। मजबूरन उन्हें गौमांस खाना पड़ा। ब्राह्मणों ने इस कमजोरी का लाभ उठाकर उन्हें घृणित तथा पतित कहना आरंभ कर दिया। कालांतर में उन्हें अछूत कहा जाने लगा। छुआछूत की उत्पत्ति से संबंधित विचारों को डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न ढंग से प्रस्तुत किया। पहला, हिंदुओं तथा अछूतों में कोई जातिगत भेद नहीं है। दूसरा, छुआछूत की उत्पत्ति के पूर्व हिंदुओं तथा अछूतों के बीच मूलतः भेद कबीला लोग तथा बिखरे लोगों के रूप में था। दोनों ही कबीलों के रूप में एक दूसरे से भिन्न थे। कालांतर में ये बिखरे लोग ही अछूतों में परिणत हो गए। तीसरा, छुआछूत का कोई जातिगत आधार नहीं है और न ही इसका संबंध गंदे पेशों से है। चौथा, केवल दो कारणों से छुआछूत की उत्पत्ति हुई। बौद्धों के रूप में बिखरे लोगों के प्रति ब्राह्मणों द्वारा अपमान तथा घृणा, और बौद्धों के रूप में बिखरे लोगों द्वारा गौमांस खाने की आदत को निरंतर बनाए रखना। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955 में डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रकार राज्यों के भाषाई गठन का चित्रण किया है जो भारतीय संघ में आवश्यक था। उन्होंने एक राज्य एक भाषा के सार्वभौमिक सिद्धांत को स्वीकार किया। जहां जहां इस सिद्धांत का उल्लंघन किया गया, वहां वहां राज्य के लिए खतरा पैदा हो गया। बहुभाषी राज्य कमजोर होता है, अतः भारतीय राज्यों के गठन में एक भाषा एक राज्य के नियम का पालन करना अत्यधिक लाभकर सिद्ध होगा। कोई राज्य डॉक्टर साहब के अनुसार लोगों की पारस्परिक सद्भावना पर आधारित होता है। यह एकत्व की भावना है। जिन लोगों में यह भावना होती है वे संगठित हो जाते हैं और आर्थिक तथा सामाजिक भेदभाव को भूलकर वे शांतिपूर्ण रहने का प्रयत्न करते हैं। अतएव यह भावना एक राज्य, एक भाषा, एक जनतांत्रिक तथा सुदृढ़ राज्य की आधारशिला है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर ने दो और कारण प्रस्तुत किए इस समर्थन में कि एक राज्य एक भाषा का नियम क्यों अच्छा है। पहला, जनतंत्र में भाईचारे की भावना परम आवश्यक है। जनतंत्र में भाईचारे की भावना के साथ साथ विरोध भी आवश्यक होता है। विरोध के बिना कोई जनतंत्र कार्य नहीं कर सकता। बहुभाषीय राज्य में यही जनतांत्रिक विरोध शत्रुता का रूप धारण कर सकता है। भाषाई दंगे भी हो सकते हैं। भाषाई राजनीति एवं नेतृत्व भी उभर सकता है और प्रशासन में भेदभाव पैदा हो सकता है। अतएव इन बुराइयों से बचने के लिए एक भाषाई राज्य की स्थापना कहीं अधिक उपयुक्त है। दूसरा, एक भाषाई राज्य जातिगत एवं सांस्कृतिक झगड़ों का एकमात्र उपाय है। यदि एक ही राज्य में विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले हों, उनके सांस्कृतिक मूल्य भिन्न हों, तो यह स्वाभाविक है कि उनमें झगड़े फसाद अवश्य होंगे। प्रशासन, राजनीति तथा शिक्षा में पृथक पृथक दिशाओं में जाने का प्रयास करेंगे। चूंकि उनके जातिगत एवं सांस्कृतिक हित अलग अलग होंगे, उस राज्य में शांति व्यवस्था की संभावनाएं कम होंगी। इसलिए एक मिश्रित राज्य सदैव दोनों पक्षों के लिए खतरा बना रहेगा। दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का यत्न करेंगे। इस खतरे को कम करने के लिए एक राज्य एक भाषा के नियम को लागू करना अच्छा सिद्ध होगा। उपर्युक्त पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदी भाषा को संपूर्ण राष्ट्र की राजकीय भाषा बनाए जाने पर बल दिया। हालांकि वे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के विपक्ष में नहीं थे। एक भाषा राष्ट्र को संगठित रख सकती है और संपूर्ण राष्ट्र में शांति तथा विचार संचार को आसान बना सकती है। वैसे डॉक्टर अंबेडकर की मातृभाषा मराठी थी, पर हिंदी को उन्होंने प्रमुख स्थान दिया और कहा, कोई भी भारतीय जो हिंदी भाषा को भारतीय राज्यों की राजकीय भाषा मानने को तैयार नहीं है, उसे भारतीय कहलाने का अधिकार नहीं है। वह असली अर्थ में भारतीय नहीं हो सकता। केवल भौगोलिक अर्थ में वह अपने को भारतीय कह सकता है। क्षेत्रीय भाषाओं को सरकारी भाषाएं मानने से भारत को संगठित राष्ट्र और भारतीयों को भारतीय प्रथम तथा भारतीय अंतिम मानने का आदर्श धूमिल हो जाएगा।
भाषाई राज्यों के अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर भी बल दिया कि छोटे छोटे राज्यों का निर्माण किया जाए ताकि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आसानी से की जा सके। यह आवश्यक नहीं है कि एक भाषा बोलने वाले सभी लोग तथा क्षेत्रों को एक ही राज्य में मिला दिया जाए। हिंदी बोलने वालों को कई छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित किया जा सकता है। उसमें एक राज्य एक भाषा का नियम तो बना ही रहेगा और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा भी आसानी से हो सकेगी। इस दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि प्रदेशों के विभाजन का विचार प्रस्तुत किया था। बॉम्बे राज्य तो गुजरात तथा महाराष्ट्र प्रदेशों में बट गया, उधर पंजाब भी हरियाणा तथा पंजाब में विभाजित हो गया। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे बड़े बड़े प्रांत अब भी विद्यमान हैं, क्योंकि इतने बड़े प्रदेशों में क्षेत्रीय हितों की सुरक्षा नहीं हो पाती और प्रशासन भी कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कुछ ऐसे लेख प्रकाशित तथा टाइप्ड पेपर हैं जो साहित्यिक एवं विषय की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943, दूसरा कम्युनल डेडलॉक एंड वे टू सॉल्व इट 1954, तीसरा बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन 1955, चौथा फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1951, पांचवा एसेंशियल कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द सेक्युलर वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी 1951, छठवा लिंग्विस्टिक स्टेट नीड फॉर चेक एंड बैलेंसेस 1953, सातवां माय पर्सनल फिलॉसफी 1954 और आठवां बुद्ध एंड कम्युनिज्म 1956। इन सभी लेखों तथा व्याख्यानों में राजनीति दर्शन से संबंधित रोचक सामग्री निहित है। डॉक्टर अंबेडकर के मूल दर्शन की झांकियां इनमें स्पष्ट रूप से विश्लेषित है। संसदीय जनतंत्र में श्रम तथा श्रमिकों की क्या स्थिति हो, ऐसा विवेचन हमें डॉक्टर अंबेडकर के प्रथम लेख से मिलता है। दलितों के लिए कुछ सुरक्षित स्थानों को लेकर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन तथा राजनीति में एक बहुत बड़ा गतिरोध पैदा हो गया था, जिसके समाधान हेतु उन्होंने अपनी द्वितीय छोटी सी पुस्तक में विचारों को प्रस्तुत किया। अपने तृतीय लेख में डॉक्टर अंबेडकर ने सच्चे धर्म की 4 कसौटियों का विश्लेषण किया। उनकी दृष्टि में अन्य धर्मों की तुलना में बौद्ध धर्म ही सच्चा धर्म है, जिसका सीधा संबंध समाज, मनुष्य, नैतिकता एवं बौद्धिकता से है। चौथे लेख में भारत में संसदीय व्यवस्था के भविष्य की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया है और अपने 5वें लेख में डॉक्टर साहब ने कुछ पूर्व शर्तों को परम आवश्यक बतलाया है, जैसे सत्ता में परिवर्तन होते रहे, अर्थात एक ही दल के हाथ में सत्ता निरंतर न बनी रहे, स्वस्थ विरोधी दल या विरोध हो, प्रशासनिक कानून के समक्ष समानता का व्यवहार हो, संवैधानिक नैतिकता का पालन किया जाए, निष्पक्ष चुनाव हो और समाज में जन चेतना हो। छठे लेख में डॉक्टर साहब ने भाषाई राज्यों की आवश्यकताओं पर बल दिया है। अपने व्यक्तिगत दर्शन के अंतर्गत उन्होंने अपने समाज दर्शन की मौलिक मान्यताओं का विवेचन किया और कहा कि उनके दर्शन में मूल तत्व स्वतंत्रता, समता तथा भ्रातृभाव है। उनका समाज दर्शन वर्णाश्रम धर्म का निषेध करता है। समाज में रहने वाले मानव प्राणियों के बीच संबंधों का मूलाधार कानून की अपेक्षा नैतिकता कहीं अधिक व्यापक है। भ्रातृभाव ही सामाजिक जीवन का आधार है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म में डॉक्टर साहब ने भगवान बुद्ध व कार्ल मार्क्स के दर्शन का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है, जो दार्शनिक दृष्टि से बड़ा ही गूढ़ एवं गंभीर है। मार्क्स की कई मान्यताएं डॉक्टर साहब ने स्वीकार की, पर बुद्धवादी मार्ग व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों दृष्टि से उन्हें सबसे अधिक पसंद आया। वह भगवान बुद्ध के सच्चे अनुयायी एवं भक्त हो गए और एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसमें बुद्ध के दर्शन तथा धर्म को नए ढंग से प्रस्तुत किया गया।